हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डॉक्टर्स एकेडमी में और मेरा नाम जसीम अख्तर। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक मोमेंटम। देखो जी, मोमेंटम क्या है? मोमेंटम कुछ नहीं है, बस सिंपल मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। मास कांस्टेंट अगर मैं लूं तो मोमेंटम पूरा का पूरा प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके? वेलोसिटी के। कहीं ना कहीं ये मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वेलोसिटी अगर पॉजिटिव में है तो मोमेंटम पॉजिटिव में, वेलोसिटी नेगेटिव में है तो मोशन नेगेटिव में। तो बेसिकली क्या है, ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। यूनिट याद रखेंगे, मास की लीकेज वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन सेम होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन में। ये तो छोटी सी कहानी थी, अपनों को इससे कोई मतलब नहीं है। एक तुच्छ सा क्वेश्चन उठाया है मैंने, बिल्कुल ही निहायत ही सिंपल क्वेश्चन, 5वीं क्लास का बच्चा कर देगा अगर उसको ये फॉर्मूला पता हो तो। हमें निकालना है क्या? ध्यान रहे, ये क्वेश्चन सिंपल है, आगे आने वाले क्वेश्चंस को मिस मत कर जाना। ये है फुटबॉलर किक्स द कमिंग फुटबॉल अलोंग द ग्राउंड विद सेम स्पीड 8 मीटर पर सेकंड, यानी 8 मीटर पर सेकंड से था और 8 मीटर पर सेकंड से किक कर दिया इन सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन भी उसने चेंज नहीं करा। इफ मास ऑफ बॉल इज 0.8 kg, देन आपको निकालना है चेंज इन मोमेंटम। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन उठाया है सिर्फ ये फॉर्मूला बताने के लिए। आपको चेंज अगर निकालना हो तो ये चेंज का तो ये बेसिक सा फॉर्मूला किसी को भी पता है कि फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू मेरे पास कितनी है? मास इनटू क्या? वेलोसिटी फाइनल वाली, माइनस मास इनटू वेलोसिटी कौन सी? इनिशियल वाली। तो मास कॉमन निकालेंगे तो अपनों पे क्या बन गया? फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन फुटबॉल आ रही है कितनी स्पीड से? 8 मीटर पर सेकंड से। उसको किक किया वापस पीछे की तरफ कितने से? 8 मीटर पर सेकंड से। तो चेंज इन मोमेंटम निकालना है, हमें मालूम है वेलोसिटी वेक्टर है तो डायरेक्शन तो लेना पड़ेगा ना। तो मास तो अपनों ने ले लिया 0.8 kg, फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस का आई कैप, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस आई कैप, फाइनल वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स के अलोंग है तो प्लस का आई कैप लेंगे जी। तो फाइनल वेलोसिटी अपनी कितनी हो गई? प्लस का यानी कि 8 आई कैप मीटर पर सेकेंड, माइनस इनिशियल कितनी है? 8 ऑफ माइनस आई कैप मीटर पर सेकेंड ले लेंगे। तो अपना जो चेंज इन मोमेंटम आया इस केस में 0.8 इंटू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 8 16 आई कैप हो गया, ठीक है। तो जो चेंज इन मोमेंटम का वेक्टर हमारे पास आया वो क्या निकल के आया? 0.8 इंटू 16 आई कैप। यानी ये कह रहा है जो फाइनली जो मोमेंटम में चेंज आया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, नियरली आंसर आ जाएगा 12.8 kg मीटर पर सेकेंड। और आई कैप आपको ये बता रहा है कि जो मोमेंटम में चेंज हुआ है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ये बड़ा ही तुच्छ सा एग्जांपल लिया था मैंने, ये कोई भी कर लेगा, लेकिन हमारा जो काम है ना वो बहुत ऊपर का है। तो आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं। सिर्फ एमवी फॉर्मूला देख के इसको हलवा समझे क्या? अरे भाई पूरी खिचड़ी है ये। तो आइए देखते हैं कि चेंज इन मोमेंटम जो पिछला क्वेश्चन किया था बड़ा तुच्छ सा था, लेकिन अगर ऐसे अजीबोगरीब सा दे दे और आपसे कहे चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो क्या करेंगे? बिल्कुल भी छोड़ना नहीं इस कॉन्सेप्ट को। देखो मास m का एक बॉल है जो वॉल से स्ट्राइक करा और रिफ्लेक्ट बैक हो गया सेम स्पीड से। अब रिफ्लेक्ट बैक हुआ है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से अपना ये एंगल भी कितना हो जाएगा जी? थीटा। और हमें क्या करना है? यहाँ चेंज इन मोमेंटम निकालना है। सॉल्व तो बड़ा तगड़ा करेंगे लेकिन एक बहुत शॉर्ट सा फॉर्मूला निकालेंगे जो एंट्रेंस में लगाओ 10 सेकेंड में आंसर पाओ। तो आइए शुरू करते हैं कहानी इसकी। तो देखिए बनाते हैं इसको। अगर मैं एक अलग रफली प्लॉट करूं तो हम इस जगह पे कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास इनकमिंग वेलोसिटी है, इसको मैं कह रहा हूँ ये v इनिशियल हो गया आपका v, ठीक है जी। और एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट की, ये आपके पास क्या है? फाइनल वेलोसिटी vf, इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट v है और ये एंगल है अपना थीटा। अपनों को मालूम है कि वेक्टर्स में हमेशा एंगल पूंछ से बनना चाहिए, टेल टू टेल। तो इसको मैंने क्या करा? इसको मैंने कर दिया आगे एक्सटेंड। किसको जी? जो v इनिशियल था जिसकी वैल्यू v ही है। तो इसको हम थोड़ा डैश्ड कर देते हैं क्योंकि हम इसको आगे एक्सटेंड कर चुके हैं, ठीक है। अपनों को मालूम है ये एंगल थीटा है, ठीक है। और अपनों को मालूम है ये आपका सम्मुख कोण बनेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी कितना हो जाएगा जी? थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या करा? एक लाइन यहाँ प्लॉट की और एक एक्सिस मैंने मान लिया यहाँ पर। अज्यूम कर लेते हैं कि ये आपका एक्स एक्सिस है और अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो नीचे बन रहा है ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। थोड़ा सा मैं अलग कलर से दिखा दूं कि इसको हमने एक्स एक्सिस माना है और नीचे वाले को अपनों ने वाई एक्सिस माना है। अब अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रही है कि यार ये वाई उल्टा कैसे हो गया, तो बेटा एक बात ध्यान रखना कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये सही है।
अगर मैं कह रहा हूँ ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये भी सही है, क्योंकि कंडीशन ध्यान रखना है बस इनके बीच का कि इनके बीच का एंगल 90 होना चाहिए। आप इसको कैसे भी बना दो, मैं कह रहा हूँ ये वाला एक्स हो गया, ये वाला वाई हो गया, ये भी सही है, बस एंगल इनके बीच का 90 होना चाहिए। आप कैसे भी बनाओ फर्क नहीं पड़ता, कंडीशन क्या है कि बस दोनों एक्सिस के बीच में एंगल 90 होना चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ थे, अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल अपना थीटा है, ये पूरा 90, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा जी 90 माइनस थीटा। अगर ये एंगल थीटा है, ये पूरा 90 बन रहा है, ये पूरा 90 बन रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और याद रहे जब भी कोई भी वेक्टर एंगल बनाएगा तो 110% बिना कंपोनेंट लिए हमें आगे बढ़ना ही नहीं है। तो कंपोनेंट लेते हैं। कंपोनेंट किसके लेते हैं, हमें मालूम है कि आपके पास ये वेलोसिटी अगर v है, x एक्सिस से थीटा बना रही है, तो जहां एंगल बनता है उसके अलोंग कौन सा कंपोनेंट आता है, कॉस वाला। तो यहाँ पे कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा आपके पास, v इनिशियल का v कॉस थीटा। और जहां 90 माइनस थीटा बनता है वहां से कंपोनेंट कौन सा आता है, v साइन थीटा। ध्यान रहे ये इनिशियल वेलोसिटी है किसकी, x की, और ये भी इनिशियल वेलोसिटी ही है किसमें, ये y में हो गई। ठीक है, इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे तो जहां पे एंगल बन रहा है उसके अलोंग कॉस, यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आना है जी, v कॉस थीटा। लेकिन ये फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट है तो इसको मैं vf x कह रहा हूँ, और इसका दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे आएगा y के अलोंग कितना जी, v साइन थीटा, उसको मैं vf y कह रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि देखो ये अगर किसी को डाउट्स हैं तो वो मेरे प्रोजेक्टाइल का लेक्चर जाके देखना, वहाँ पे ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से ये जो कंपोनेंट्स हैं कॉस में और साइन में डिवाइड होते हैं, कॉस कहाँ आता है, साइन कहाँ आता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इस तरफ लिखता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये वी एफ वाई है, फाइनल वेलोसिटी वाई में कितना आ गया मेरे पास, वी साइन थीटा। ठीक है जी, तो आइए अब चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं। अब क्योंकि मेरे पास वेलोसिटी 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है तो मोमेंटम भी मेरे को 2 हिस्सों में अलग अलग चेंज निकालना होगा। तो पहले इसको मिटा देते हैं, पहले अपने इसको मिटाते हैं। तो यहाँ पे हम निकालते हैं पहले चेंज इन मोमेंटम इन एक्स। पहले हम निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम इन एक्स एक्सिस। ठीक है जी, जब x में हम चेंज निकालेंगे, देखो मालूम है अपने को अगर मैंने ये प्लस x लिया है तो यहाँ पे मेरे पे कौन सा x होगा, माइनस x एक्सिस। ठीक है, तो निकालते हैं डेल्टा पी एक्स, क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम इन x माइनस इनिशियल मोमेंटम इन x। ठीक है, फाइनल मोमेंटम इन x, देखो फाइनल मोमेंटम जो x में है वो बेसिकली माइनस x की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं m, और फाइनल वेलोसिटी लूंगा x वाली कितनी है, v cos थीटा, और माइनस आई कैप लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी लेंगे हम x वाली, वो कितनी है, v cos थीटा, तो मास m, और वो पॉजिटिव x में है तो v cos थीटा आई कैप आ जाएगा प्लस का। इसको सॉल्व करते हैं, m कॉमन निकालेंगे तो ये कितना हो गया, माइनस v cos थीटा आई कैप, और ये भी कितना हो जाएगा, माइनस का v cos थीटा आई कैप। ठीक है जी, इसको आगे सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ कि जो डेल्टा पी एक्स आया, चेंज इन मोमेंटम इन एक्स, वो कितना आ रहा है, माइनस वी कॉस थीटा माइनस वी कॉस थीटा, तो अपनों पे क्या हो गया, माइनस का, या इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2mv कॉस थीटा और माइनस आई कैप। तो ये अपनों पे क्या आ गया, चेंज इन मोमेंटम इन एक्स एक्सिस। अब देखो ये माइनस साइन क्या बता रहा है, ये माइनस साइन आपको ये बता रहा है कि जो ओवरऑल मोमेंटम में चेंज आया वो नेगेटिव एक्स में है, मतलब जो बॉडी अब मूव कर रही है वो अपनी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है जी, तो चेंज इन मोमेंटम एक्स में आ चुका। अब इसी तरीके से अपने निकालते हैं चेंज इन मोमेंटम इन वाई। इसको मैं यहाँ करता हूँ कि आपके पास निकालना है अब चेंज इन मोमेंटम इन वाई एक्सिस। सो इन वाई एक्सिस तो क्या करेंगे जी, डेल्टा पी वाई वेक्टर इज इक्वल्स टू पी फाइनल वाई एक्सिस का माइनस पी इनिशियल कहाँ का, वाई एक्सिस का। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं तो डेल्टा पी वाई वेक्टर कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम वाई में कितना है, वी साइन थीटा, और प्लस का जे कैप ही लेंगे क्योंकि वाई में जा रहा है। सो ये एम वी साइन थीटा जे कैप माइनस इनिशियल मोमेंटम भी y में कितना है, v साइन थीटा ही है और सेम डायरेक्शन में है, प्लस जे कैप में आएगा वो भी, तो एम वी साइन थीटा प्लस का जे कैप। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर दोनों
अपोजिट साइन में है और वैल्यू सेम है, तो डायरेक्ट कैंसिल होके अपनों पे क्या रिजल्ट निकल के आया कि जो डेल्टा पी वाई वेक्टर हो गया वो इक्वल टू 0 है। तो अब निकालते हैं नेट चेंज इन मोमेंटम। नेट चेंज इन मोमेंटम, तो डेल्टा पी नेट जो आ जाएगा दैट इज चेंज इन मोमेंटम इन एक्स प्लस चेंज इन मोमेंटम इन वाई। ठीक है, तो जो नेट चेंज इन मोमेंटम हमारे पास आया दैट इज क्या, माइनस 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 2mv कॉस थीटा। ये कितना था मेरे पास, माइनस का 2mv कॉस थीटा वेक्टर चल रहा है तो आई कैप आएगा। ठीक है, माइनस अंदर लिख लेते हैं चलो, और प्लस ये क्या चल रहा है जी, 0 चल रहा है। तो फाइनली जो मेरे पास चेंज इन मोमेंटम वेक्टर आया दैट इज ओनली क्या, 2mv कॉस थीटा माइनस आई कैप। यानी मुझे क्या बता रहा है कि जो नेट मोमेंटम में चेंज है, जो फाइनल मोशन है, फाइनल वेलोसिटी है, वो नेगेटिव एक्स की तरफ है, जो मोशन है वो नेगेटिव एक्स की तरफ हो रहा है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट इज ओनली 2mv कॉस थीटा। ये ध्यान रहे, ये जो फॉर्मूला निकल के आया है आपके पास ये ब्रह्मास्त्र है। चेंज इन मोमेंटम का कोई भी कैसा भी कहीं भी कभी भी क्वेश्चन आए, इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, 10 सेकंड में आपका आंसर निकल के आएगा। हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसको भी हम इसके थ्रू करेंगे और भी बहुत सारे नीट और जेईई के क्वेश्चंस अभी हम देखने वाले हैं। बने रहिएगा, कहीं जाइए मत, इसको नोट करिए। ठीक है, तो हमने जो फॉर्मूला निकाला नेट चेंज इन मोमेंटम का वो क्या निकाला जी, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो 2mv कॉस थीटा। और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है ये ध्यान रखना कि जो ये एंगल बन रहा था ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बन रहा था, ना कि वर्टिकल से। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं बुक में से देखता हूँ, आप यहाँ पर देखिए। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है नीट के सेकेंड पेपर का जो कि 2016 में हुआ था। ये आपसे कह रहा है कि रिजिड बॉल है, मास m, उसने कुछ इस तरह का आपको डायग्राम दिया, मास m है, v वेलोसिटी से वो टकरा रहा है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंगल बन रहा है जी 60 डिग्री, और वो सेम स्पीड से निकल जा रहा है। तो आपसे कह रहा है इम्पल्स इम्पार्टेड टू द वॉल। देखो यहाँ पे इम्पल्स वर्ड यूज किया है, जस्ट हम सेकंड लॉ में जब जाएंगे तो पढ़ेंगे। जब सडन चेंज इन मोमेंटम आता है ना, मैंने बॉल लिया, बॉल को दीवार पे फेंक के मारा, तो दीवार पे टकराने से जस्ट वापस आने में उसने बहुत कम टाइम लिया, तो बहुत कम टाइम में मोमेंटम में चेंज आया ना। तो जब भी मोमेंटम में सडन चेंज आएगा उसको हम इम्पल्स कहते हैं। तो बेसिकली जो यहाँ पे आपसे इम्पल्स कह रहा है, इम्पल्स जो इसने वर्ड यूज किया है ये हम आगे करेंगे, बट क्वेश्चन में आया है तो मैं लिखवा रहा हूँ। इम्पल्स का मतलब कुछ नहीं होता, सडन चेंज इन मोमेंटम होता है। सडन चेंज इन मोमेंटम, जब मोमेंटम में अचानक चेंज आता है उसी को हम इम्पल्स कहते हैं। तो बेसिकली इम्पल्स का मतलब मुझे क्या निकालना है, मोमेंटम चेंज ही निकालना और कुछ नहीं करना। तो देखो यहाँ पे अपना तरीका पेलते हैं, चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स मेरे को निकालना है, आई से भी लिख सकते हैं। क्या फॉर्मूला है उसके पास, 2mv कॉस थीटा। ठीक है जी, तो 2m मास m वेलोसिटी v, और ये कितना आ रहा है जी कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है हमारे पास 1/2, तो 2 से 2 गया, मास m वेलोसिटी v, तो चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स कितना आ गया, सिंपल mv। ठीक है जी, अब इस क्वेश्चन को आप देखिए 23 जो 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है बॉडी ऑफ मास m हिट्स नॉर्मली अ रिजिड वॉल। कोई रिजिड वॉल मान ली मैंने ऐसे, उस पर नॉर्मली टकरा रहा है, मास m है, स्पीड v है, v स्पीड से टकराया एंड बाउंस बैक टू विद सेम वेलोसिटी, और बाउंस बैक हो गया वो सेम वेलोसिटी से। तो आपको बताना है इम्पल्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी, मतलब चेंज इन मोमेंटम आपको निकालना है। अब देखो कितना एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल चाहिए अपनों को, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ना। अब यहाँ हॉरिजॉन्टल नहीं, ऑब्वियस सी बात है, मेरे को ऐसे वर्टिकल चेक करना होगा। अगर मैंने दीवार इस तरीके से ली होती तो ये बॉल ऐसे आता, ऐसे चला जाता, तो इसी एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, 0। इसी को आप ऐसे 90 डिग्री से घुमा के देख लो, तो मेरे पास जो थीटा है इस केस में कितना हो गया जी 0। तो जो मेरे को मोमेंटम या चेंज इन इम्पल्स या चेंज इन मोमेंटम निकालना है, फॉर्मूला लगाऊंगा 2mv cos 0, cos 0 1 होता है, तो चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स मेरे पास सिंपल कितना आ गया 2mv। आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इसके। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन ये और है, क्वेश्चन नंबर 5 जो 2021 में आया हुआ है। सो आपसे ये कह रहा है कि एक 0.15 kg का एक बॉल है, हाँ बॉल है,
उसको मैंने ड्रॉप किया। कितनी हाइट से ड्रॉप किया जी? 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया और वो किसी सरफेस से टकरा रहा है और वो कह रहा है रीबाउंड्स टू सेम हाइट। और जब वो कुछ v स्पीड से टकराया होगा, पता नहीं कितनी स्पीड से, और कुछ स्पीड से जा रहा है और सेम हाइट तक पहुंच गया, तो आपको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल, मतलब चेंज इन मोमेंटम मेरे को बताना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? 2mv cos थीटा। लेकिन याद हो इस फॉर्मूले के पीछे एक छोटी सी कंडीशन भी है। क्या? कि जितनी स्पीड से आ रहा हो उतनी ही स्पीड से जाना चाहिए। यहाँ पे कुछ v स्पीड से आ रहा है, अब जा कितनी स्पीड से रहा है अपनों को ये तो नहीं पता, ठीक है ना? तो क्या मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। वर्ड क्या यूज कर रहा है? रीबाउंड्स टू सेम हाइट। जब उतनी ही हाइट पे चला गया, इसका मतलब जितनी स्पीड से वो टकराया उतनी ही स्पीड से जाएगा, तभी तो ऐसा होगा। अगर वो ज़्यादा स्पीड से ऊपर जाएगा तो हाइट ज़्यादा कवर करेगा, कम स्पीड से ऊपर जाएगा तो हाइट कम कवर करेगा। लेकिन वर्ड यूज कर रहा है कि सेम हाइट पे गया है, इसका मतलब सेम ही स्पीड से वापस वो गया होगा, ठीक है। तो निकालते हैं चेंज इन मोमेंटम। तो 2m मास कितना है जी अपनों पे? 0.15। और वेलोसिटी तो नहीं पता यार, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? अरे बड़ा सिंपल है, इनिशियली ड्रॉप किया है, u कितना हो गया? 0। फाइनल स्पीड कितनी है? v। हाइट अपनों को दे रखी है और g को इसने बोला है यूज करने के लिए, कह रहा है g आप 10 ले लो। तो मैं क्या करूंगा? थर्ड इक्वेशन अप्लाई करूंगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। अगर एक भी कोई स्पीड 0 होती है तो एक शॉर्ट फॉर्मूला निकल के अपनों पे आ जाता है 2gh। s को मैंने h रख दिया, एक्सेलरेशन को g रख दिया। अगर कोई एक वेलोसिटी 0 है तो फाइनल वेलोसिटी का निकालने का फॉर्मूला फ्री फॉल में अपनों पे ये बन जाता है। इसको आप देख सकते हैं मेरे फ्री फॉल वाले लेक्चर में। सो निकालते हैं, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी अपनों पे? √2 × 10 × 10 कितना हो गया जी? 200, यानी कि 10√2। जब इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो डेल्टा पी अपनों पे क्या आ गया? 2 × 0 रखते हैं पहले, 10√2। और टकरा के वापस जा रहा है, देखो ऐसे आ रहा है वेलोसिटी और ऐसे ही वेलोसिटी जा रही है, तो कितना एंगल बनेगा? 0। सो इनटू में क्या हो गया? cos 0 1 होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना हो गया अपनों पे? 10 की मल्टीप्लाई तो 1.5, 1.5 तो 3, तो ये कितना हो गया? 3√2 kg मीटर पर सेकेंड। 3√2 सॉरी 3√2। अच्छा रूट में आंसर नहीं आ रहा, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो 3 × 1.41 करेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौक 12 का 2, हाथ से लगा 1, 3 एकम 3 और 1 कहाँ गया? 3 एकम 3, 3 चौक 12 का 2, हाथ से लगा 1, तो 1 यहाँ चला गया, 3 3 चल गया, तो कितना हो गया? 4.23 kg मीटर पर सेकेंड। तो 4.23 kg मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चेक कर लेते हैं फिफ्थ का सी आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ जी, फिफ्थ का सी आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास मोमेंटम के इस फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हो गए। तो आइए अब और आगे बढ़ते हैं। तो मोमेंटम पर, चेंज इन मोमेंटम के क्वेश्चंस पर काबू पाने के बाद, उसके लिए एक ब्रह्मास्त्र जैसा फॉर्मूला निकालने के बाद अब बढ़ते हैं अपने चैप्टर के अगले ऑब्स्टिकल पर, जो है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बेसिक एक कॉमन सेंस की बात कहता है। पहले तो आइए जी हम समझते हैं, बाद में डेफिनेशन देखेंगे। मेरे को मालूम है, मैं समझाता हूँ आपको कि हमारे पास जो मोमेंटम था उसका फॉर्मूला क्या था? mv। आप मुझे बताइए, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, वो मूव नहीं कर रहा, वेलोसिटी 0 तो मोमेंटम 0। अगर मैं इस पे फोर्स नहीं लगाऊंगा तो क्या कभी भी ये मूव होने वाला है? नहीं। क्या मोमेंटम में कोई चेंज आएगा? नहीं। क्या मोमेंटम घटेगा या बढ़ेगा? ऑब्वियसली बात है, चेंज नहीं आएगा तो मोमेंटम घटेगा बढ़ेगा कहाँ से? तो अगर मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा तो मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आने वाला। या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करता चला जा रहा है, उस पर अगर मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा तो क्या कभी उसकी वेलोसिटी कम या ज़्यादा होगी? अगर वेलोसिटी कभी कम ज़्यादा नहीं होगी तो क्या मोमेंटम में कभी चेंज आएगा? नहीं ना। तो सेकेंड लॉ बस यही बेसिक कॉमन सेंस की बात को ऑब्जर्व करके आपसे कहता है क्या? कि कोई भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज बस तभी आ सकता है जब आप उसके ऊपर बाहर से एक्सटर्नल कोई फोर्स लगाओगे, उसकी वेलोसिटी में चेंज लेकर के आओगे, तो ही मोमेंटम में चेंज आएगा। तो अब डेफिनेशन के पास जाते हैं, इसको पहले मिटाते हैं। तो ये आपसे यही कहता है कि इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज किसका? मोमेंटम का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स।
चलिए जी, आप लोगों को ये तो समझ में आता है नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या, वो फोर्स जो बाहर से लग रहा होगा मोशन कराने के लिए, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन के फर्स्ट लेक्चर को आप जाके देखिएगा, वहाँ पे हमने बताया था कि मोशन तभी होगा जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, इंटरनल की वजह से मोशन नहीं होता। ठीक है, अब फिजिक्स पता है कहाँ मुश्किल बन जाती है, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जैसे रेट ऑफ चेंज। देखो मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूँ लेकिन कुछ समझाने के लिए, कुछ टर्म है यार रेट ऑफ चेंज, अब ऐसा पढ़ते लगता है फिजिक्स बहुत मुश्किल है। अब कुछ नहीं है, समझो, जब कोई चीज आपकी चेंज होती है टाइम के साथ साथ तो उसके लिए वर्ड आता है रेट ऑफ चेंज। अगर मैं लिखूं यहां समझाने के लिए आपको एक वर्ड लिख रहा हूं क्या, कि मोमेंटम या चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम, चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम, तो इसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा रेट ऑफ चेंज। शॉर्ट में लिखा है मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है जी, नीचे कर देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैं इसके लिए यूज करूंगा जब भी कोई चीज टाइम के साथ चेंज होती है तो उसके लिए रेट ऑफ चेंज आ जाता है। तो रेट ऑफ चेंज का बेसिकली आर ऑफ सी का सिंपल सा मतलब क्या है, चेंज विद टाइम। जब भी कोई चीज चेंज होगी टाइम के साथ साथ तो उसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज। अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हमें मालूम है डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन चेंज होती है टाइम के साथ साथ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या कहलाता है, वेलोसिटी। उसको हम कैसे लिखते हैं, dx बाय dt से। चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम क्या आता है, वेलोसिटी। ऐसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, वेलोसिटी विद टाइम क्या देगा, एक्सेलरेशन। सो रेट ऑफ चेंज कब यूज करेंगे, कोई चीज टाइम के साथ साथ चेंज हो रही होती है, वहां पे हम रेट ऑफ चेंज यूज करते हैं। ठीक है, अब टॉपिक पर वापस आते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये खतरनाक से टर्म से घबराने नहीं, टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। सो अपनों से कह रहा है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, यानी कि जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है टाइम के साथ साथ, dp बाय dt, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स के। अगर मैं बाहर से फोर्स लगाऊंगा तभी मोमेंटम में चेंज आएगा, वरना नहीं आएगा। यही साधारण सी बात सेकंड लॉ ने कही थी। ध्यान रहे, सेकंड लॉ जो है आपका वो ये है, आप कहते हैं F इज इक्वल टू एम ए, वो इसकी ड्राइव्ड फॉर्म है। एक्चुअल में सेकंड लॉ ये है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो आइए इसको लेकर के अब हम आगे बढ़ते हैं। इसकी ना मैंने दो कैटेगरी बना रहा हूँ। ठीक है जी, दो कैटेगरी में क्या बना रहा हूं, एक बार तो मैं लेता हूं मास कांस्टेंट, एक बार मैं ले रहा हूं कि जो मास कांस्टेंट है और जो वेलोसिटी है मेरी वो वेरिएबल है। ठीक है, मास को मैं कांस्टेंट लेकर के चलता हूं, वेलोसिटी को वेरिएबल। और एक केस में मैं लेके चल रहा हूं क्या, मास को वेरिएबल और अपनी वेलोसिटी को कांस्टेंट। ठीक है, तो दो कैटेगरी बनाऊंगा, एक में हमारे पास F इज इक्वल टू एम एस, सेकेंड लॉ का जनरल फॉर्मूला निकल के आएगा। और दूसरा जो केस जाने वाला है वो हमारा जो रॉकेट में कंबशन होता है, फ्यूल निकल रहा होता है बाहर, उसके क्वेश्चन हम करेंगे। तो पहले इसको देखते हैं। तो अगर मैं P की वैल्यू पुट करूंगा, आप लोगों को मालूम है P का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी वैक्टर। सो D ऑफ एम वी वैक्टर बाय डी टी इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, F नेट एक्सटर्नल। ठीक है जी, प्रोपोर्शनली हटाएंगे कोई कांस्टेंट आ जाएगा और मास कांस्टेंट उसको हम बाहर निकाल लेंगे डेरिवेटिव के, तो ये बन गया एम डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट के टाइम्स एफ नेट एक्सटर्नल। ठीक है, सो डी वी बाई डी टी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। सो फॉर्मूला क्या बन गया, एम इंटू ए वैक्टर इज इक्वल टू के इंटू एफ नेट एक्सटर्नल। ठीक है, तो जो यहाँ से मेरे पास फोर्स का फॉर्मूला आ गया, एफ नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या आ गया, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। और k की जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, अब k की प्रैक्टिकल वैल्यू 1 क्यों है, इसका रीज़न जानने के लिए मैं एक सेपरेट छोटी सी वीडियो अपलोड करूंगा, आप उस पर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई खास ज़रूरत नहीं है, हमारा टाइम वेस्ट होगा। k की वैल्यू कम 1 क्यों होती है, बहुत मज़ेदार कहानी है उसके पीछे, समझते हैं, उसको समझेंगे। उस लेक्चर को आप ज़रूर देखिएगा। लेक्चर क्या, छोटा सा वीडियो अपलोड करूँगा एक। ठीक है, तो अगली बात करते हैं कि अगर मास वेरिएबल हो वेलोसिटी कांस्टेंट हो। अब भैया मास वेरिएबल वेलोसिटी कांस्टेंट ऐसा कैसे पॉसिबल है,
ये बेसिकली क्या कहना चाह रहा है समझो, ये कह रहा है कि आपने अगर फ्यूल भरा है गाड़ी में तो उसमें से जो गैसेस एग्जॉस्ट होकर बाहर हो रही हैं तो फ्यूल का मास कम हो रहा है ना, ये उसकी बात कर रहा है, मास चेंज हो रहा है और जो गैसेस बाहर निकल रही हैं वो कांस्टेंट स्पीड से बाहर निकल रही है, ये वो वाला केस हम लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा भाई, डी ऑफ एम वी वैक्टर पुट करेंगे बाय डी टी, ठीक है जी। अब प्रोपोर्शनल किसके है, ये एफ नेट एक्सटर्नल के, ठीक है। सो अब मास कांस्टेंट है तो वेलोसिटी को बाहर निकालता हूँ क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास वेरिएबल है, तो ये क्या बचा, डी एम बाई डी टी वैक्टर लेते हैं यहाँ पे। अब इक्वल टू हटा के कांस्टेंट लगा देते हैं, यहाँ भी क्या हो जाएगा, एफ नेट एक्सटर्नल। के की प्रैक्टिकल वैल्यू यहाँ भी हम 1 लेकर के चलते हैं, तो जो भी आपके पास एफ नेट एक्सटर्नल आया वो आपके पास क्या बन गया, v इंटू में डी एम बाय डी टी, ठीक है। ये मैं इसका मैग्नीट्यूड लेकर के चल रहा हूँ। इसको देखो, यहाँ से बेसिकली हमें जो टर्म निकालनी है वो है डी एम बाय डी टी, वैल्यू किसके इक्वल आ गई उसकी, एफ नेट एक्सटर्नल बाय वेलोसिटी, या अगर फोर्स की वैल्यू पुट कर दूँ तो मास इंटू एक्सेलरेशन बाय वेलोसिटी। ये हमने क्यों निकाला, ये हमने इसलिए निकाला कि हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं कि जो कोई रॉकेट चल रहा है उसमें से इतना जो है kg पर सेकेंड फ्यूल बर्न होता चला जा रहा है और गैस इतनी स्पीड से निकल रहा है, तो आप उसका मास बताओ रॉकेट का या एक्सेलरेशन बताओ, ब्ला ब्ला ब्ला, ये चीज़ आपसे पूछता है। तो ध्यान रहे, ये आपके पास कौन सा वाला केस चल रहा है, ये आपके पास जो कंबशन इन रॉकेट होगा, कंबशन इन रॉकेट, उसके न्यूमेरिकल्स को हम इससे करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे पास कि जो वेलोसिटी है ये v है, ये किसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ गैसेस, जो गैसेस बर्न होके बाहर निकल रहे हैं। ये जो m है ये किसका मास है, मास ऑफ रॉकेट, और ये जो a भी है किसका एक्सेलरेशन है, ये है हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये डी एम बाई डी टी, मास पर यूनिट टाइम ना, तो जो यहाँ से हमारे पास यूनिट आती है वो होती है केजी पर सेकेंड। इसको ध्यान रखना। कुछ न्यूमेरिकल्स अभी मैं आपको सिर्फ इस वाले टॉपिक पे कराता हूँ जहाँ पे कंबशन इन रॉकेट या रॉकेट प्रॉब्लम्स जो हम करते हैं, ये आपके पास जो सेकेंड लॉ की ड्राइव फॉर्म निकल के आई इसके न्यूमेरिकल्स हम करेंगे आगे। फिलहाल हम देखते हैं कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स जो आता है उसको कैसे डील करना है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखते हैं। एक ये क्वेश्चन नंबर 18 जो 1994 का है, मैं आपको ये शो कर रहा हूँ। यहाँ पे कह रहा है इन रॉकेट फ्यूल्स बर्न एट अ रेट ऑफ 1 kg पर सेकेंड। अब ये 1 kg पर सेकेंड क्या दिया है, ये अपनों को dm बाई dt ही तो गिवन है। 1 kg पर सेकेंड की जो दर से फ्यूल बर्न हो रहा है, कह रहा है दिस फ्यूल इज इजेक्टेड फ्रॉम अ रॉकेट विद वेलोसिटी। और वो कितनी वेलोसिटी से बर्न होकर निकल रहा है जी बाहर, वो हमारे पास किससे निकल रहा है, 60 किलोमीटर पर सेकेंड से। देन वी हैव टू फाइंड फोर्स एक्सर्टेड ऑन द रॉकेट, कितना आएगा। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या है, dm बाई dt इज इक्वल टू क्या, f बाई v। तो फोर्स निकालना है मेरे को, वेलोसिटी कन्वर्ट करेंगे ना m के एस में, किलोमीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड में जाएंगे, तो 60 इंटू मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरे पे क्या आ गया, 60,000 इन 6 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 6 हो गया 4। तो पुट करते हैं, dm बाई dt की वैल्यू है 1 और वेलोसिटी भी जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो f इज इक्वल टू dm बाई dt इंटू v बन जाएगा। तो dm बाई dt मेरे पास 1 है और वेलोसिटी कितनी आ गई, 6 इंटू 10 की पावर 4। सो जो f निकल के आया दैट इज 60,000 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और कौन सा देखते हैं जी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इफ द फोर्स ऑन अ मूविंग रॉकेट मूविंग विद वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड, जब 300 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी है रॉकेट की, कितना है जी वो, 210 न्यूटन। तो आपसे कह रहे थे द रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल, हमें फ्यूल के कंबस जलने का रेट निकालना है, यानी dm बाई dt मेरे को निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है जी, f बाई v करेंगे तो 210 बाई 300, इससे ये गया कितना हो गया 21 बाई 30, और सॉल्व करेंगे 3 7 21 3 30 कितना आ जाए 0.7 kg पर सेकेंड, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे इस टॉपिक पे।
जहाँ पे कंबशन ऑफ फ्यूल पे निकालते हैं। आइए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो सेकंड लॉ का हमारे पास कांस्टेंट मास वाला फॉर्मूला आया था F = m में, उस पे कैसे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो सेकंड लॉ जो हमारे पास आया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है, तो वहाँ हमने देखा प्रोपोर्शनलिटी हट के कॉन्स्टेंट था, उसकी वैल्यू प्रैक्टिकली 1 ली थी। और k की वैल्यू 1 क्यों होती है उसके लिए एक जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा, उसको ज़रूर देखिएगा। तो आइए इन फॉर्मूलेस के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं कि आपको ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। देखो ये क्या बन रहा है कि मोमेंटम का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फोर्स आएगा, फोर्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो मोमेंटम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको समझते हैं कि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन उठा लिया कि आपको मोमेंटम दिया है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, वो कुछ इस तरह से दिया है, कितना 3t² + 4t³ + 2, और आपसे क्या कह रहा है कि जो है फाइंड, आपको फोर्स निकालना है एट 2 सेकेंड पे। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंटम क्या है, वेरिएबल है ना। जब भी कोई चीज़ वेरिएबल होती है टाइम के साथ या डिस्टेंस के साथ वेरी करती है, तो वहाँ पे हमें इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन यूज़ करना होता है। अब मेरे को देखना है कि मेरे को फोर्स निकालना है, तो फॉर्मूला में ये वाला यूज़ करूँगा। क्या यूज़ करेंगे, F = dp/dt, और जो अपना dt है वो कहाँ चल रहा है, डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में जब dt चलता है तो वहाँ क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो d of 3t² + 4t³ + 2/dt, तो डिफरेंशिएशन करेंगे। अच्छा, अगर आपको डिफरेंशिएशन में इशू है, ये क्वेश्चन हम देखते हैं, जिन लोगों को आता है वो बहुत अच्छे से कर लेंगे। मैं एक लेक्चर जो है बेसिक मैथमेटिक्स में कैलकुलस के ऊपर भी बनाऊंगा, जहां पर हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को बहुत डीप में समझेंगे। तो फिलहाल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं जी, dt डिवाइड में है, मतलब मुझे डिफरेंशिएशन करना है, डिवाइड में होगा तो डिफरेंशिएशन, पावर आगे एक पावर कम, तो 2 के आगे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 6, पावर 2 एक कम और कितना बचेगा 1, प्लस पावर कितनी है 3 आगे आ जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई होके 12, कितनी बचेगी जी 2, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो ये मेरे पास जो फोर्स आया ना वो टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा 6t + 12t²। बट ये अपन का आंसर नहीं है, आंसर निकालने के लिए हमको टाइम की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम करेंगे पुट t = 2 सेकेंड, जो फोर्स आ जाएगा हमारे पास 2 सेकेंड पर, वो कितना हो जाएगा 6 × 2 + 12 × 2 का स्क्वायर, सो 6 दूनी 12 + 12 × 4, 12 × 48, और 48 और 16 कितना हो जाएगा जी 48 + 10 58, 58 6 54 न्यूटन, ये हमारा आंसर आ जाएगा फोर्स का। अब वहीं अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि मान लो आपको कुछ इस तरह से दिया है कि फोर्स दे दिया है आपको 3t² + 2t, और आपसे कह रहा है फाइंड, आपको मोमेंटम निकालना है, मोमेंटम निकालना है एट 1 सेकेंड पर, या चलो 3 सेकेंड ले लेते हैं, 3 सेकेंड पर आपको मोमेंटम निकालना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, मोमेंटम निकालना है, वेरिएबल फॉर्म में दिया है f, तो ऑब्वियस सी बात है इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला कौन सा है, कैलकुलस की फॉर्म में, डिफरेंशियल की फॉर्म में, ये वाला। तो मैं यहाँ क्या यूज करूँगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो dp = f × dt, f कितना है मेरे पास 3t² + 2t, और dt मल्टीप्लाई में जाएगा, और अगर dt मल्टीप्लाई में है तो वहाँ पे हम करते हैं इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन कैसे करते हैं जी, पावर एक प्लस हो जाएगा, 2 है प्लस हो के 3 और वही घूम के नीचे आ गया, प्लस 2t पावर 1 है प्लस हो के 2 हो गया, वही घूम के नीचे आ गया, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, तो मोमेंटम कितना आ गया t³ + t²। क्या ये मेरा आंसर है, नहीं, ये वो मोमेंटम है जो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। अपन को आंसर निकालना है 3 सेकेंड पे, सो यहाँ पे हम करेंगे पुट t = 3 सेकेंड, सो मोमेंटम जो आ जाएगा डेट इज 3³ + 3 का स्क्वायर, तो 3 3 9 27 + 9, 27 + 9 कितना हो गया 36, और मोमेंटम है तो kg/s। अच्छा एक और चीज़ देखो, मोमेंटम की एक और यूनिट भी हो सकती है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और टाइम की यूनिट सेकेंड, तो ये क्या मोमेंटम की यूनिट हो जाएगी अपनी, न्यूटन सेकेंड। तो इसको kg/s या फिर न्यूटन सेकेंड भी इसकी यूनिट हम कह सकते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं एक और कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है एरिया अंडर FT कर्व। उसके लिए मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, तो अपना अगला जो टॉपिक बचा है दैट इज एरिया अंडर FT कर्व, फोर्स एंड टाइम कर्व।
उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ कि जो मेरे पास जो फोर्स है ना वो कांस्टेंट नहीं है, वो फिलहाल मैंने मान लिया वेरिएबल। कांस्टेंट से तो और आसानी से आ जाएगा, बट हमें थोड़ा और टफ करके समझना है ताकि दिमाग में घुस जाए। तो मान लेते हैं फोर्स जो है वेरिएबल है, कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है, फोर्स टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। तो मैंने क्या करा, मैंने इस पॉइंट पर मान लिया, इस पॉइंट पर टाइम जी कुछ है अपना t1, और इस पॉइंट पर जो फोर्स है कुछ यहाँ मिलेगा। थोड़ा सा आगे जाता हूँ मैं, यहाँ पर मैंने मान लिया कि कुछ टाइम हो गया t2, ठीक है, यहाँ पे टाइम हो गया अपना t2, और इस पॉइंट पर जो फोर्स है वो ये रहा, ठीक है। यहाँ पे गैप थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा और छोटा गैप हो रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये रहा। अब एक चीज़ देखिए, ये टाइम का गैप कुछ है आपके पास, मान लेते हैं dt, और फोर्स का गैप बहुत स्मॉल है। ये जो गैप है, ये गैप ये आपका नेग्लिजिबल है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्मॉल गैप है, ठीक है। ये गैप नेग्लिजिबल है, तो अराउंड मैं कह सकता हूँ कि जो ये वैल्यू है और ये वैल्यू है नियरली बराबर है, दोनों को ही मैंने f मान लिया, ठीक है ना, क्योंकि गैप बहुत कम है। तो सपोज कर लो इसका मैं कह रहा हूँ कि फोर्स 2 न्यूटन और इसका फोर्स मैं कह रहा हूँ 2.002 न्यूटन, तो बहुत स्मॉल गैप है ना, उस गैप को नेग्लेक्ट करें, नियरली दोनों का फोर्स हमने बराबर मान लिया, ठीक है। अब अगर ढंग से देखेंगे तो मेरे पास जो ये फॉर्म हो रहा है, ये क्या है, ये जो बना, ये एक रेक्टेंगुलर पोर्शन ही तो बन रहा है, नियरली रेक्टेंगुलर। इस इंक्लिनेशन को इग्नोर करेंगे, बहुत माइन्यूट सा इंक्लिनेशन है। तो ये जो शेप बन रही है, ये शेप अपनी कैसी है, नियरली रेक्टेंगुलर है, ठीक है। मैं आपसे कहूं कि आप मेरे को इसका एरिया बताइए, एरिया। तो अब क्योंकि जो स्ट्रिप बन रही है रेक्टेंगुलर है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है हमारे पास, L × B, तो इसकी एक साइड dt, एक साइड कितना है f, तो जो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया आया वो कितना आया, f × dt, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं अब आपसे पूछूं कि आप मेरे को मोमेंटम का फॉर्मूला बताओ, तो dp = क्या हो जाएगा, f × dt। अबे एक बात देखो यार, ये बिल्कुल सेम सा नहीं लग रहा, क्या समझ में आ रहा है अपनों को? ये समझ में आ रहा है कि अगर फोर्स टाइम ग्राफ दिया है, उसमें अगर मैं बहुत छोटे से हिस्से का एरिया निकालूं, वो एरिया ही क्या है, मेरा मोमेंटम, ठीक है। चलो कुछ बात क्लिक हुई, इतने से हिस्से का मोमेंटम मैं निकाल सकता हूं, इतने से हिस्से का एरिया निकाल करके। बट व्हाट अबाउट अगर वो पूरे ग्राफ का पूछे, समझते हैं। ऐसी ही एक स्ट्रिप क्या करी मैंने, यहां मान ली ऐसे करके, ऐसी ही एक स्ट्रिप मैंने यहां मान ली, ऐसी ही एक स्ट्रिप मैंने क्या करी, यहां मान ली। देखो ऐसी ही मैं खूब सारी स्ट्रिप मान ले रहा हूं इस तरह से। ये मैंने क्या करा जी, बहुत सारी स्ट्रिप्स ले ली। तो आप मेरे को बताओ, इसका जो एरिया है वो मुझे क्या देगा, यहाँ का मोमेंटम। यहाँ का जो एरिया है वो मुझे क्या देगा, यहाँ का मोमेंटम। और यहाँ का जो एरिया है वो मुझे यहाँ का मोमेंटम देगा। तो अगर मैं क्या करूँ, इन सारी छोटी स्ट्रिप्स के एरिया को सम कर दूँ, तो ये सारे छोटे मोमेंटम भी ऐड हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, टोटल मोमेंटम ना। मतलब मुझे क्या समझ में आया कि जो आपके पास एरिया अंडर FT कर्व है, जो FT कर्व के अंदर का एरिया है, वही आपको क्या देगा, मोमेंटम। इसको ध्यान रखना। अगर ग्राफिकल क्वेश्चन आता है, मोमेंटम पूछेगा, तो अपनों को कुछ नहीं करना, अपनों को बस उसका एरिया निकाल के सबको सम कर देना है। उसका हमें क्या करना है, एरिया निकाल देना। जो टोटल एरिया आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हों, क्योंकि मोमेंटम निकालने के लिए अपनों को कुछ ज़्यादा नहीं करना, बहुत सिंपल है। अगर चेंज इन मोमेंटम बोलेगा तो हम क्या कर देंगे जी, 2mv cos थीटा, ये अप्लाई कर देंगे। अगर हमसे कुछ इंटीग्रल फॉर्म में दे रहा है तो dp, अगर डेरिवेटिव फॉर्म में दे रहा है तो f × dt, हम ये अप्लाई कर देते हैं। और थर्ड वाला केस हमने क्या पढ़ा कि अगर आपको मोमेंटम निकालना है तो आप सिंपल क्या करोगे, एरिया निकाल दोगे FT कर्व का। तो जो FT कर्व का आप एरिया निकालोगे वही आपको मोमेंटम देगा, P देगा। तो ये टोटल मोमेंटम की कैलकुलेशन हमारे पास 3 तरीके से होती है। या तो 2mv cos थीटा चेंज इन मोमेंटम की बात करेगा, या अगर आपको
डेरिवेटिव फॉर्म में दे रहा है तो f इंटू डी टी इंटीग्रेशन कर देंगे फोर्स का, या फिर अगर ग्राफिकल फॉर्म में चल रहा है तो वहाँ पे हम अपने ग्राफ का एरिया निकाल देंगे, वही अपनों को क्या दे देगा, मोमेंटम दे देगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ हो, आपको टॉपिक समझ आए हो। अगर कोई भी कमी रही है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर करिए और एक वो अंगूठे वाले बटन पे क्लिक भी कर दीजिए।